नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो, फिर या बेस मेटल्स, तमाम कमोडिटीज़ के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना ज़रूरी है। तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर भेजें, फिर अपना सवाल भेजें। लेकिन चलिए, अब हम सबसे पहले बात आज करेंगे बुलियन मार्केट की, क्योंकि 2022 काफ़ी अच्छा साल रहा है। 2022 में हमने देखा गोल्ड ने करीब करीब 14.5% का रिटर्न दिया, 11.5% का रिटर्न हमने चांदी में देखा। लेकिन क्या नए साल में भी इस तरह की तेज़ी सोने और चांदी में दिखेगी, और ट्रेडर्स को, निवेशकों को गोल्ड में क्या करना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीएनजी ज्वेलर्स से सौरभ गाडगिल साहब हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली गोल्ड और सिल्वर में। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की तेज़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कई सारी चीज़ें थी। करेंसी मार्केट का भी असर था। क्या लग रहा है 2023 में वो तेज़ी बरकरार रहेगी? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सौरभ? सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। जैसे आपने कहा, 2022 में एक अच्छा साल गया है पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, और मेरे हिसाब से 23 में यही बना रहेगा। प्राइसेस एक अच्छे लेवल पे है और अभी सेटल हो गए हैं। ये प्राइस पे लोग खरीदी कर रहे हैं, और जो फंडामेंटल थे 2022 में वही अभी लग रहे हैं अभी तक वही कंटिन्यू हो जाएंगे। रशिया यूक्रेन वॉर हो, इन्फ्लेशन वरीज हो, यूएस चाइना के जो अभी चल रहे ट्रेड रिलेशंस वो हो, अभी तक सभी प्रॉब्लम जैसे थे वैसे ही है, और गोल्ड के लिए अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। इंडिया में कंजम्पशन जोर में हो रहा है, शादियां बहुत प्लान्ड है। ये 2023 में लगभग 35 लाख शादियां है पूरे साल भर में हिंदुस्तान में। तो ये सब चलते मेरे हिसाब से ज्वेलरी इंडस्ट्री कोई अच्छा साल दिखेगा, और वेडिंग ज्वेलरी हो, प्लेन ज्वेलरी हो, डायमंड हो, सभी में ये साल पिछले साल का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। प्राइसेस में भी लोगों में कॉन्फिडेंस है कि प्राइसेस इससे नीचे आनी मुश्किल लग रही है। ये एक बेस बन गया है 53-54 का, और ये साल में अंदाज है कि प्राइसेस 60,000 तक ऊपर जा सकती है। तो सोना हो, चांदी हो, दोनों में ये साल में अच्छा बिजनेस रहेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सोने चांदी की जो तेजी है वो नए साल में भी बरकरार रहेगी, और हमने ब्रोकरेज पोल भी किया था। उसमें 70% से ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस ऐसे थे जिनको लगता है कि 2023 में भी सोने की तेज़ी जारी रहेगी और सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा। 70% से ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस ने माना। हालांकि 30% ब्रोकरेज हाउस को भी लगता है कि तेज़ी है, लेकिन उनको लग रहा है कि 58 से 60 हज़ार के बीच में सोना रह सकता है। लेकिन 70% ब्रोकरेज हाउस ऐसे थे जो समझते हैं कि 60 हज़ार के ऊपर सोना 2023 में जा सकता है। चांदी के लिए जब हमने ये पोल किया, वहां पर 60% ब्रोकरेज को लगता है कि यहां चांदी 2023 में 80,000 रुपए के ऊपर भी जा सकती है। कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी थे जिनको लगता है कि 90,000 भी चांदी जा सकती है, यानी एक जबरदस्त तेजी का रुख चांदी में दिख सकती है। हाँ सौरभ, आपको भी लग रहा है कि क्या चांदी 2023 में गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी और ज्यादा रिटर्न यहां पर देखने को मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है कि चांदी में ये साल बहुत तेजी दिखेगी, और पिछले साल भी देखा तो पूरे भारतवर्ष में चांदी की खरीदी जोरदार हुई है। हर दुकान में चांदी के बर्तन हो, चांदी के सिक्के हो, लोगों ने चांदी में इन्वेस्टमेंट किया है, और ये साल मेरे हिसाब से चांदी की डिमांड और बढ़ेगी। तो जैसे इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से देखा तो जैसे एनालिस्ट बोल रहे हैं 75,000 to 80,000 मेरे हिसाब से ये साल में चांदी जरूर दिखेगी। तो एक चांदी एक एसेट है जिसमें सप्लाई साइड में बहुत स्कैरसिटी है, और डिमांड साइड में उसकी डिमांड बहुत आ रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग है, ऑटो इंडस्ट्री हो, फोटो इंडस्ट्री हो, चिप इंडस्ट्री हो। तो सिल्वर की डिमांड बहुत स्ट्रांग हो रहेगी, और पिछले और आगे 2-3 साल में सिल्वर के भाव 1 लाख के ऊपर जा सकते हैं, ऐसा मेरा अंदाज है। नहीं, 1 लाख तक भी लंबी अवधि में चांदी के भाव जा सकते हैं। और ज़्यादातर
जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यही लग रहा है कि चांदी ज़्यादा तेज़ी यहाँ से दिखाएगी। हालांकि अच्छी तेज़ी आ भी चुकी है। आप सितंबर का अगर लो देखें 53,500 के आसपास का लो था, उस लो से 70,000 तक चांदी अब तक आ चुकी है और ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स को लगता है कि माइनर डिप आएंगे, करेक्शन आते रहेंगे जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। सौरभ, एक दर्शक है हमारे साथ, उन्होंने एक सवाल भेजा है। ये बच्चों की शादी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए खरीदना चाह रहे हैं, 10 साल के आसपास इनके बच्चे की उम्र है। क्या लग रहा है ये सही लेवल है? आप ज्वेलर है इसलिए आपसे सर सवाल पूछ रहा हूं। एक एक्सपर्ट के तौर पर उनको क्या एडवाइस देंगे, किन स्तरों पे खरीदना चाहिए गोल्ड, और गोल्ड को अगर उनको खरीदना है तो? देखो, गोल्ड हर समय गोल्ड खरीदना एक सही मौका ही होता है। सिर्फ 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए कि गोल्ड जो खरीदते हैं, वो कोई दूसरी एसेट बेच के या कोई लोन लेके नहीं खरीदना चाहिए। अपने सेविंग से गोल्ड खरीदना चाहिए। और एक गोल्ड हमने देखा पिछले 10 साल में देखा तो गोल्ड हमेशा ऊपर ही गया है और गोल्ड एक रियल कमोडिटी है, एक रियल एसेट है। तो ये एक अच्छा समय है उनके लिए और जैसे उनके पास सरप्लस या सेविंग्स है, उससे गोल्ड खरीदते जाएँ। और अगर 10 साल का समय है तो हर साल के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि 10% हर साल ले या कोई उनके पास ज़्यादा सेविंग हो अभी है तो पूरी डाल लो गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड 10 साल में तो इससे बहुत ऊपर जाएगा और एक रियल एसेट के होने के कारण लिक्विड है और सेफ है। तो ये राइट राइट समय है, लेकिन गोल्ड लेते वक़्त अपने सेविंग से लो और उसमें स्पेकुलेशन मत करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लो। तो 10 साल का ये एक बहुत अच्छा इनके पास टाइम फ्रेम है, तो ज़रूर अभी गोल्ड लेना चाहिए। सौरभ जी को लगता है कि बढ़िया टाइम फ्रेम है, लंबी अवधि के लिए आप खरीद सकते हैं। दो तरीके हैं, या आप एक मुश्त भी लगा सकते हैं या एसआईपी के जरिए में टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं। जब भी डिप आए आपको लगे, आप देखते रहिए टी नाउ स्वदेश, यहाँ के एक्सपर्ट्स बताते रहेंगे। जहां भी आपको लगे रिजनेबल बाई है उस समय आप खरीदे, एक्यूमुलेट करें या फिर वन टाइम बाई भी कर सकते हैं। और 10 साल का टाइम फ्रेम इतना बढ़िया है कि डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। शुक्रिया सौरभ, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि गोल्ड और सिल्वर का नए साल को लेकर क्या आउटलुक है। चलिए वापस से अब वायदा बाजार का रुख करते हैं। कई सारे सवालों के जवाब आ चुके हैं, तो गोल्ड और सिल्वर से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर दर्शकों के सवाल सोने चांदी पर ही हैं। जितेंद्र है राजस्थान से। नवनीत जी, क्या लग रहा है चांदी में आगे तेजी या मंदी, क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग एंगल से पूछना चाह रहे हैं। जी, सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि चांदी में जो करंट मोमेंटम हमने देखा है बहुत ही स्ट्रांग रहा है। 54,000 से 70,000 तक के स्तर हमने बहुत जल्द आते हुए देखे हैं। बट यहाँ से जो करंट मोमेंटम है वो यहाँ से 500 से 1000 रुपए के आसपास की तेजी देगा और वहां से एक रीजनेबल करेक्शन या कूल ऑफ आपको प्राइसेस में देखने मिलेगा। फिलहाल इंट्राडे की बात करें तो 69,300 400 के रेंज में बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा। 68,800 का स्टॉप लगे, 70,100 70,300 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। गोल्ड पर है अनुज गुप्ता है झांसी से। गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? भूपेश जी, इंट्राडे के लिए क्या सलाह है अनुज को? जी नमस्कार सर, सभी नमस्कार। दर्शकों को ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2023 की। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक गोल्ड 54,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें किसी प्रकार की मंदी नहीं सोचनी चाहिए। आज इंट्राडे की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट बंद होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि शाम के सत्र में किसी तरीके की वॉलेटिलिटी देखी जाएगी। अब दो दर्शक है, सवाल एक है। रवि हैं राजस्थान से और विशाल हैं सूरत से। दोनों का सवाल नेचुरल गैस में है कि क्या करना चाहिए करंट लेवल पर। नवनीत जी, नेचुरल गैस में रवि जी के लिए और विशाल जी के लिए क्या सलाह है आपके तरफ से? मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा करेक्शन हम गैस प्राइसेस में ऑलरेडी देख चुके हैं और मुझे लगता है यहाँ से इंक्रीमेंटल जो फॉल आएगा वो थोड़ा सा रुक रुक के आएगा। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट काफी सही है बाय करने के लिए और एक अटेम्प्ट करने के लिए कि 20 से 25 रुपए की आपको तेजी जल्द मिल जाए। 368 के आसपास मैं बाय की रिकमेंडेशन देता हूँ। 362 का आप स्टॉप लगाइए, 380 390 तक के स्तर आपको पुट बैक में देखने मिल सकते हैं। अब एक दर्शक ऐसे भी है जिनको काफी नुकसान हो रहा है। राजेंद्र जैन है उज्जैन से। 3 लॉट नेचुरल गैस है इनके पास 458 के भाव पर। अब क्या करना चाहिए, इतना नुकसान हो रहा है भूपेश जी? जी, इनको नेचुरल गैस में अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर भाव से लगभग 30% के करीब पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन में टूट चुका है, तो इनके भाव आने की संभावना काफी अधिक रहेगी। करंट भाव से इनको स्टॉप लॉस 361 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना चाहिए और फिर दोबारा से अगर भाव 371 के ऊपर निकलते हैं फिर सेम स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन में
कैरी कर सकते हैं। 430 से लेके 455 के भाव आने वाले समय में आसानी से संभावित रहेंगे। अब आपने इतना रिस्क लिया है तो कुछ और वेट कर ले, लेकिन जो स्टॉप लॉस बताया है भूपेश जी ने 361 का, वो मेंटेन करें, उसे लगाकर आप पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में तेजी की संभावना बन रही है तो हो सकता है आपके भाव के आसपास निकलने का आपके लिए मौका मिल जाए। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड 185 रुपए आएगा क्या? और एक सवाल है कि एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए। नवनीत जी, दो सवाल इन्होंने किए हैं। पहला, लेड क्या नीचे की तरफ 185 आएगा, जो करंट लेवल है उससे 4 रुपए नीचे, और एल्युमिनियम में क्या ट्रेड लेना चाहिए? लेड में ना तो हमने बहुत ज्यादा तेजी देखी है, ना ज्यादा मंदी का रुख है लेड में, तो मुझे लगता है कि 189 से 185 आते आते भी उसको शायद 1 से 2 हफ्ते लग जाए। फिलहाल कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेड में मिल नहीं रहा है और मुझे लगता है कि हल्की फुल्की नरमी इसमें बाकी सबके साथ देखने मिल सकती है। तो हाँ, सेल ऑन रैली वाली स्ट्रेटेजी लेड में भी अपनानी चाहिए। एल्यूमिनियम में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने मिल रहा है। इन्वेंटरीज काफी लो लेवल पे और करेक्शन काफी गहरा चुका है, बट उसके साथ साथ फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है वो काफी रीजनेबली ठीक ठाक लग रहे हैं। तो एक मिक्स बायस एल्यूमिनियम में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। फिलहाल के लिए सेल ऑन रैली का जो स्टांस है एल्यूमिनियम में नहीं है, और डिप आएगा अगर समझिए आप 204 205 की तरफ, तो बाय किया जा सकता है मीडियम टर्म की अवधि के लिए। अगले दर्शक है राजेश हैं फरीदाबाद से। क्रूड में 6000 स्ट्राइक का पुट इन्होंने खरीदा है। मुझे याद है शायद यहाँ पे किसी एक्सपर्ट की एडवाइस पे ही इन्होंने खरीदा था। उन्होंने डीप आउट ऑफ मनी स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दी थी। मुझे लगता है एंजल वन के एक्सपर्ट थे वो। और अब इनको नुकसान हो रहा है। अब क्या करना चाहिए इनको? क्या लग रहा है भूपेश जी इसमें? जी, क्रूड का मार्केट वैसे भी देखा जाए तो डायरेक्ट अभी पुट खरीदने का नहीं है, या तो हम स्टेंजल दोनों साइड की कॉल और पुट दोनों बेचकर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं। ट्रेंडिंग डायरेक्टली पुट खरीदने के लिए मार्केट का ट्रेंडिंग होना आवश्यक है। दूसरी अगर बात करें ट्रेंड की, तो क्रूड का ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। नीचे में जब तक 6400 के भाव क्रूड में नहीं टूटते तब तक इसमें कोई बड़ी गिरावट आने की कोई संभावना नहीं है। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हैं, सुरेश हैं, सुरेश पोरवाल। ग्वार पर और चने पर राय जाना चाह रहे हैं। चने की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है कह रहे थे, और ग्वार का प्राइस आउटलुक क्या है? ग्वार और चने पर क्या राय देंगे आप भूपेश जी? सर, ग्वार की बात करें तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से ग्वार का मार्केट नीचे में 5850 से लेकर ऊपर में 6100 से लेकर 6150 के बीच में ट्रेड कर रहा है। आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर ही इसमें एक बड़ी रेंज ओपन होगी, परंतु अभी करंट भाव की बात करें तो यहाँ पर एक बार ग्वार की लेवल इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऊपर में मार्केट किसी भी भाव का सस्टेन नहीं करता है। दूसरी बात करें चने की, तो चने में अभी हाजिर की डिमांड को देखते हुए या चने की बुआई को लेकर काफी आशंका है कि काफी कम बुआई हुई है चने में, और यहाँ से चने के भाव स्टेबल रहेंगे। आने वाले दिनों में 300 से 400 पॉइंट की तेजी आसानी से देखी जा सकती है। अगले दर्शक है रूपाराम है जोधपुर से। कपास कहां तक जा सकता है? कपास को लेकर क्या आउटलुक है भूपेश जी? जी, कपास में अभी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कपास में लेवल ही करके काम करना चाहिए। 1620 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन रखना चाहिए। ऊपर में 1700 से 1730 के टारगेट आसानी से संभावित रहेंगे आने वाले समय में। ओके, अगले दर्शक है पवन है कानपुर से। जिंक में क्या करना चाहिए? नवनीत जी, जिंक में क्या करे पवन? जिंक में हमने देखा कि काफी स्टीप करेक्शन आ गया और मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने मिलनी चाहिए। मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखता हूँ जिंक पे, और यहाँ से अगर 2 रुपए नीचे आए तो बाय करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 3 से 4 रुपए के आसपास का अपसाइड देखने मिल रहा है। आज के सत्र में कॉमेक्स और एलएमई दोनों ही बंद है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के सत्र में आपको कुछ खास एक्शन देखने मिलेगा। तो मे बी कल तक वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको क्लैरिटी मिल सकती है ट्रेड करने के लिए। ओके, क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए भूपेश जी? कॉपर में क्या करे क्रिश? कॉपर में जब तक बाजार 718 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें कोई किसी प्रकार की बिकवाली से बचना चाहिए, और 718 के भाव टूटते हैं तो इसमें बिल्कुल बिकवाली का ट्रेड करने की सलाह दूंगा, और जिसका स्टॉप लॉस 723 का रहेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके चलें। नीचे में 710 और 707 के टारगेट भी संभावित रहेंगे। ओके, राजवीर, ये शादी के लिए सोना खरीदना है लंबी अवधि के लिए, तो टेक्निकली जानना चाह रहे थे कि क्या लोअर लेवल दिख सकता है गोल्ड पे जहां पर लंबी अवधि के लिए एंट्री करें? नवनीत जी।
जैसे थोड़ा शो के स्टार्ट में बताया, मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अगले 1-2 सप्ताह में प्राइस करेक्शन के लिए ड्यू हो सकते हैं। मैं यहाँ से करीब 3 से 5% के आसपास का प्राइस करेक्शन दोनों ही काउंटर में देखता हूँ, और अगर 52,500 के आसपास गोल्ड आएगा तो बाय करने की लॉन्ग टर्म के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। फिलहाल करंट लेवल्स पे अवॉइड किया जा सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर अभी 69,500 के आसपास चल रहा है। यहाँ से करीब-करीब 4 से 4,500 रुपए का करेक्शन यानी 65,000 के आसपास के भाव देखने में मिल सकते हैं। वहाँ पे आप रीजनेबल मीडियम टर्म अवधि के या लॉन्ग टर्म अवधि के लिए पोजीशन बना सकते हैं। ओके, मीडियम से अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो करेक्शन का वेट करें राजवीर जी, इसलिए कि टेक्निकली आपको बता रहा है कि 52,500 बेस्ट बाई है, उस लेवल पे आप खरीदारी करने की लंबी अवधि के लिए कोशिश करें। और चांदी खरीदना है लंबी अवधि के लिए तो 65,000 के लेवल का इंतजार करें, करेक्शन में आपको डिप पर मौका मिलेगा, वहां पर एंट्री करें। अगले दर्शक है प्रशांत है, ढेर सारे सवाल के साथ फिर से प्रशांत हमारे साथ हैं। जीरा 24,200 रुपए पे लॉन्ग है, क्या करना चाहिए भूपेश जी? जीरा अभी सबसे हाइपर कमोडिटी बना हुआ है एनसीडीएक्स में। अभी भी जीरे में मैं स्पेशली कहूंगा कि किसी को भी शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर लेवाली में अगर किसी ने ले रखा है तो 33,000 रुपए का मार्च कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन को कैरी रखना चाहिए। जी सर। ओके, और जीरे ने आज किस तरह की तेजी हमने देखी? इंट्राडे में जीरा पहली बार 33,000 के पार निकल गया। 2022 में 85% तक की तेजी। इस जीरे का दाम 3 साल पहले 13,000 के आसपास का था, वो जीरा 33,000 के पार निकल गया। आज 6% का अपर सर्किट लगा है। आखिर ग्राउंड पर क्या हो रहा है और वायदा में जो भाव दिख रहा है, क्या वाकई फंडामेंटल्स के साथ चल रहा है या थिन वॉल्यूम का असर है जो इस तरह की तेजी दिख रही है? तमाम अपडेट देने के लिए हमारे साथ महावीर गुप्ता जी हैं, मसाला कारोबारी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जीरे में जिस तरह की एक तरफा रैली दिख रही है, क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर सावधान सतर्क रहने का समय आ गया है जीरे को लेकर? जिसे मैंने कहा था पहले भी, जीरा की 35,000 रुपये आना चाहिए और वो लगभग पहुंच चुका है। फिजिकल में तो ये हो चुका है, फिजिकल मार्केट में तो अभी 345-50 का अच्छा जीरा मिल रहा है। अभी मिल नहीं रहा है एक्चुअली, लेवल है उसके, लेकिन अब यहाँ आकर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना चाहिए, बुक करना चाहिए मुनाफा, क्योंकि कोई भी चीज इतना ड्रैग हो रही है, इतना एक तरफ ही खींचे चली जा रही है, तो उसकी वजह से कभी कोई दिक्कत आ सकती है। मतलब कभी कोई करेक्शन आया तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ओके सर, जो करंट फंडामेंटल है, जो स्टॉक का लेवल है, जिस तरह का अनुमान एस्टिमेट मार्केट लेके चल रहा है उत्पादन को लेकर, यील्ड को लेकर, क्या वो प्राइस में डिस्काउंटेड है या प्राइस बहुत ज्यादा इस उम्मीद में है कि उत्पादन कम हो सकते हैं, यील्ड कम रह सकते हैं, स्टॉक काफी कम, इस उम्मीद में ज्यादा चल रहा है? क्या लग रहा है फंडामेंटल्स के साथ प्राइस चल रहा है? वही सभी कारण आ रहे हैं। एक तो उपज का अनुमान जो आ रहा है, यील्ड कम बैठेगा ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट सपोर्टिव नहीं है कई जगह। दूसरी बात, बिजाई कमजोर हुई है, डिमांड अच्छी है, स्टॉक कम है, सारी जो फंडामेंटल्स है इसके फेवर में है। लेकिन इतनी स्पीड से आज 18 रुपए किलो, मतलब 6% का सर्किट मायने रखता है। और अगर पूरा ग्रिप है और जिसके भी हाथ में, मजबूत हाथों में जीरा है, तो निश्चित रूप से अभी 1-2 सर्किट और लग सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कुछ क्वांटिटी का, कुछ परसेंट डिसाइड करके निकलना चाहिए। भूपेश जी, क्या लग रहा है, क्या आप जीरे में क्या स्पेशल मार्जिन और वॉलिडिटी मार्जिन वगैरह को बढ़ाया जाना नहीं चाहिए? जिस तरह की तेजी, हम इतनी तेजी के बाद भी अगर कोई ऊपरी सर्किट पर कोई काउंटर जा रहा है, आप क्या कहेंगे? जी सर, ये सर एक्सचेंज का सवाल है, परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे अदर कमोडिटीज में एक्सचेंज तुरंत एक्शन लेता है और दोनों तरफ के मार्जिन प्लॉट करता है, उसी तरीके से जीरे में भी एक्सचेंज को एक्शन लेकर यहाँ पर बाय साइड का एटलीस्ट मार्जिन प्लॉट करना चाहिए। चलिए, अब महावीर जी, अब आपसे एक सवाल धनिया को लेकर क्या है? आपने जो पहले टारगेट दिए थे वो हिट हुए थे, क्या लग रहा है धनिया को लेकर आगे क्या कहानी बन रही है? धनिया लोअर लेवल पे बाइंग करनी चाहिए 8,000 के आसपास? बिल्कुल करनी चाहिए सर। धनिया में बहुत अच्छा बाइंग ऑप्शन है अभी, और मार्जिन है इसमें कि बढ़ने के 15 रुपए से 20 रुपए किलो तक के चांस बन गए हैं अब। तो धनिया बहुत अच्छी कमोडिटी है अब खरीदने के लिए, क्योंकि नई फसल वही फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी, नई अराइवल्स। तो उसके पहले एक शॉर्टेज बनेगी, उसी दौरान इसमें 10 से 15 रुपए से 20 रुपए तक भी आ सकती है। 15 रुपए पक्का तेजी आने की संभावना है।
जी, क्या आपको जीरे में भी लग रहा है कि जो नई फसल की आवक जब तेज होगी फरवरी मध्य के बाद में, वहां से यहाँ पर भी तेज करेक्शन आने की संभावना है क्या जीरे में भी? तब आ सकता है करेक्शन फरवरी में, क्योंकि 15 मार्च के बाद अच्छी आवकें चालू होगी। तब क्योंकि हमारे राजस्थान का तो स्पेशली 15 मार्च के बाद चालू होगा। ऊंझा पहले शुरुआत हो जाएगी गुजरात की, लेकिन उस समय भी डिपेंड यही करेगा कि डिमांड कैसी है, उस समय किस लेवल पे है जीरा, कहाँ तक पहुंच चुका है। जैसे आज ये 30,000 35,000 के लेवल पे है तो कोई रिस्क ज्यादा नहीं रहेगी वहां पे। लेकिन अगर ये कोई 400 रुपए से क्रॉस कर जाता है, 500 पहुंच जाता है या किसी भी लेवल को हिट करता है, तो रिस्क का अनुपात उसी रेशो में रहेगा वहां पे। ये तभी डिसाइड कर पाएंगे कि रिस्क कितनी है इसमें। ओके सर, अब आखिरी सवाल जाते जाते महावीर जी आपसे ये होगा, 2022-23 के मार्केटिंग ईयर में उत्पादन 33% घटकर 3 लाख टन तक जीरा उत्पादन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, क्या आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल सही है सर। ओके, शुक्रिया सर। कम है पिछले जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? कम है पिछले वर्ष की अपेक्षा, ये तय बात है। दोनों जगह की अभी बहुत सारी चीजें मानसून पर क्लाइमेट पर है कि वो कैसा रहता है, उससे यील्ड बनती है, बिगड़ती है, जो भी चीज है वो पूरा क्लाइमेट पे है। ओके, बहुत सेंसिटिव आइटम है, इसलिए वो ध्यान देना जरूरी है कि क्लाइमेट का रुख कैसा रहेगा। ओके, चलिए शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। थैंक यू। चलिए, सवाल जवाब हम ले रहे थे, कई दर्शक के सवाल अभी भी रह रहे हैं। प्रशांत का अगला सवाल ग्वारगम पर था, 12,988 रुपए पे शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए भूपेश जी ग्वारगम में? जी, ग्वारगम में ये अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस 13,100 का लगाकर अपनी इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। नीचे में 12,500 से लेके 12,300 के भाव संभावित रहेंगे। में क्या करें, ये भी शॉर्ट रखा है 2,798 2798 पर, क्या करें? जी, कोकुड़ शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। अभी कोकुड़ का ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। कोकुड़ में शॉर्ट करने से चार्ट पर काफी तेज समझ आता है मुझे। 3,050 से लेकर 3,070 तक के भाव इसमें संभावित रहेंगे आने वाले। एक अब आखिरी एग्री का सवाल उनका ग्वार सीड पर है, 6,027 रुपए पे शॉर्ट पोजीशन है, क्या करना चाहिए भूपेश जी? 6,066 रुपए 6066 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर कैरी कर सकते हैं पोजीशन को। 5910 और नीचे में 5866 का टारगेट रहेगा। चलिए, अब 3 सवाल उनके नॉन एग्री को लेकर भी है। गोल्ड है 54,790 रुपए पे शॉर्ट है, क्या करना चाहिए नवनीत जी प्रशांत को? मेरे हिसाब से गोल्ड के सत्र में थोड़ी सी तेजी का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर करीब 300 साढ़े 300 रुपये की और शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। फिलहाल आज के सेशन में थोड़ा सा पॉजिटिव वाइज के साथ ट्रेड कर रहा है, पर मैंने बताया कि कॉमेक्स और एलएबी मार्केट सभी बंद है, तो आज के सेशन में प्योर मोमेंटम आपको रुपये की वजह से देखने मिल रहा है। हल्का फुल्का डिप मिले तो बाई की रणनीति बनानी चाहिए, उनकी शॉर्ट पोजीशन को एक बार एग्जिट करना बेहतर रहेगा। शॉर्ट पोजीशन को निकलने की सलाह। सिल्वर मिनी क्या करे सर नवनीत जी? 70,247 रुपए पे शॉर्ट है। सिल्वर मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है आज के और कल सुबह के सेशन में, बट उसके बाद एक गिरावट का रुख फिर से शुरू होना चाहिए। तो जब तक 70,400 के ऊपर सिल्वर कन्विंसिंगली ट्रेड नहीं करता है, आप शॉर्ट पोजीशन बनाए रख सकते हैं। क्रूड पर भी एक सवाल है, 6,712 रुपए पे शॉर्ट किया नवनीत जी, क्या करना चाहिए इनको प्रशांत को? काफी ठीक ठाक पोजीशन है, इन द मनी पोजीशन है। आप चाहे तो आप पोजीशन को ट्रेल कर लीजिए एक बार के लिए, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल पोजीशन है। एक बार 6620 के ऊपर क्रूड ट्रेड होने लगेगा तो आपको वापस 6700 के ऊपर के भाव देखने मिल सकते हैं। तो 6620 का आपका या 6630 के आसपास आप टेल स्टॉप लगा के एक बार पोजीशन शॉर्ट की होल्ड कर लीजिए। भूपेश जी, मोहम्मद फरहान है रामपुर से, मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए इनको? जी, काफी दिनों बाद मेंथा का ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है। अभी करंट भाव में ऐसे कहूंगा कि 1,010 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर कोई भी पोजीशन बाइंग की बनाई हुई है तो 1,010 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 1,030 से 1,045 के टारगेट संभावित रहेंगे। भूपेश जी, आखिरी सवाल, गूगले महाराष्ट्र का 3 लॉट गोल्ड इन्होंने 55,027 रुपए में शॉर्ट किया है। चांदी का 3 लॉट 69,600 रुपए में शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए, क्या सलाह है इनके लिए, गूगले जी के लिए? करंट भाव पे दोनों प्रीशियस मेटल्स के लिए कहूंगा कि दोनों के दोनों बाजारों का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। कोई भी बाजार शॉर्ट नहीं करना चाहिए। चांदी में अगर किसी को भी शॉर्ट करना है तो 68,500 के नीचे चांदी जाती है तभी शॉर्ट करें। दूसरा, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 54,835 के नीचे गोल्ड जाता है तब इसमें शॉर्ट करें, अन्यथा ऊपर में
स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। चांदी में 70,400 का और गोल्ड में 55,350 का। सर इनको काटना नहीं है तो आपकी जो बाइंग का जो टारगेट प्राइस है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें क्या? जी बिल्कुल, दिए हुए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 55,050 का टारगेट है तो 55,100 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले गोल्ड में। जी मैंने 55,350 का स्टॉप लॉस बताया अगर शॉर्ट पोजीशन की हुई है। ओके 55,350 का। और चांदी के लिए क्या स्टॉप लॉस लगा ले अगर होल्ड करना चाहते हैं, काटना नहीं चाहते? 70,400। ओके 72। तो ये दोनों स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा गुगले जी। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि होल्ड करना, कि काटना नहीं है। अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग सलाह रहते हैं, तो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें अगर भूपेश जी को आप फॉलो करते तो। शुक्रिया नवनीत जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही।